जैसे ही पीएफआई पर बैन लगाया गया तो मैं कुछ ट्विटर हैंडल्स पे जाता हूँ ट्वीट्स पढ़ने के लिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं। लेकिन सागरिका घोष है, उन्होंने एक ट्वीट किया, बोला कि यार देखो पिछले 8 साल से पीएफआई अपने एक्टिविटीज़ को चला रही थी, कर रही थी, वो काम कर रही थी, लेकिन सेंटर को तब तो कोई इंटरेस्ट था नहीं उसमें। जैसी चुनावी साल आता है, क्योंकि गुजरात से लेकर कर्नाटका में चुनाव होने वाले, तो पीएफआई को सडनली इन्होंने बैन कर दिया। क्या बदल गया? #PFI बैन। तो चलिए कर लेते हैं बात पीएफआई की आज आप सभी के लिए, और साथ ही मेरे YouTube कमेंट कर दें। और एक्स नाम के एक यूजर हैं, वो काफी कमेंट कर रहे थे पीछे वीडियोस पे कि आप इस पे पीएफआई पे वीडियोस बनाइए। आप कमेंट करते, इग्नोर नहीं किया जाता है। RSS, पीएफआई, इन सब की बात कर लेते हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लग गया, तो क्या ये प्रतिबंध अब हम माने कि अब लग गया, अब कुछ आगे नहीं हो सकता? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो कि पीएफआई की फुल फॉर्म है, और उसकी 8 सहयोगी जो उसकी ब्रांचेस हैं, संगठन हैं, उन पर 5 साल का प्रतिबंध भले ही लगा दिया, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा कहचा जाता है। लेकिन जिस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है, उसी के प्रावधान को अगर आप देखेंगे तो उसके मुताबिक अपना केंद्र सरकार को 30 दिनों के भीतर इस प्रतिबंध की जो अधिसूचना को ना एक ट्राइब्यूनल के सामने पेश करना पड़ेगा, अपनी दलीलें देनी होंगी, और वो ट्राइब्यूनल फिर तय करेगा कि पीएफआई और उसकी जो 8 सहयोगी संगठनों पर जो गैर कानूनी इसको घोषित कर दिया गया है, जो सरकार के द्वारा वजह बताई गई है, क्या वो पर्याप्त है या फिर पर्याप्त नहीं है, वो ट्राइब्यूनल तय करेगा। जैसे ये मामला पीएफआई वाला ट्राइब्यूनल के सामने पहुंचेगा, तो ट्राइब्यूनल सबसे पहले क्या करेगा? वो पीएफआई और उसके 8 सहयोगी संगठन को बोलेगा, सुनिए इधर आइए और कारण बताओ नोटिस। फिर पूछेगा कि उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाना चाहिए, किस बेसिस पे आप कहते हैं? अगर पीएफआई या फिर उसके सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी या फिर सदस्य ऐसी कोई वजह बता पाते हैं कि क्यों उन्हें प्रतिबंध नहीं किया जाना चाहिए, तो ट्राइब्यूनल एक जांच आदेश देगा, भैया जांच कीजिए, और साथ ही केंद्र सरकार से जरूरी जानकारी मांगेगा, और वो तय करेगा कि संगठनों को गैर कानूनी घोषित करने के लिए क्या पर्याप्त कारण उपलब्ध हैं या फिर नहीं। उसके पास ये तय करने के लिए 6 महीने का समय होता है ट्राइब्यूनल के पास, कि केंद्र सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है उसे बरकरार रखा जाए या फिर रद्द किया जाए। अभी तो 30 दिन के बाद हमें पता चलेगा, फिर अगर कार्रवाई आगे बढ़ी तो 6 महीने के बाद पता चलेगा कि क्या स्थिति बनेगी पीएफआई को लेकर के। अभी ट्राइब्यूनल क्या है, आपके मन में आ रहा होगा। एक सदस्य ट्राइब्यूनल को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन ट्राइब्यूनल कहा जाता है, जिसका गठन केंद्र सरकार समय समय पर करती रहती है। कानून के मुताबिक इस ट्राइब्यूनल में ना हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कम ओहदे के व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जाती है। अब आप कह सकते हैं कि देखो, जब केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, तो न्यायाधीश वही करेगा जो केंद्र सरकार कहेगा, सिंपल सी बात है। फिर आप कहेंगे कि वैभव पास्ट में भी ऐसा हुआ होगा, कोई एग्जांपल देके बताओ। देखो, अब तक मैं आपको बताता हूं, 10% मामले ऐसे हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं, 90% मामले ट्राइब्यूनल महज एक औपचारिकता बनकर के साबित हुआ है। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। अब वो 10% में पीएफआई आता है कि 90% में आएगा, ये अब देखने वाली बात है। लेकिन ऐसे क्या आरोप हैं जो सरकार को अब सिद्ध करने होंगे पीएफआई को लेकर के? तो बैन के गजट नोटिफिकेशन में साफ तौर पे पीएफआई के पूरा चित्रण करके रख दिया है सरकार ने। पीएफआई के सहयोगी संगठन सीधे तौर पर या फिर अप्रत्यक्ष रूप से पीएफआई की मदद करते रहे हैं, जो उसके संगठन हैं। इसमें कई संगठन ऐसे हैं जो पीएफआई के लिए फंड रेज करते थे, और साथ में गजट नोटिफिकेशन में यह भी लिखा है कि पीएफआई के सहयोगी संगठन जैसे कि रिहैब इंडिया फाउंडेशन RFI, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट को भी बैन किया गया है। देखो, संगठन के सदस्य सीरिया, इराक व अफगानिस्तान में जाकर के IS के आतंकी समूह में शामिल हुए, कई वहां पर मारे भी जाते हैं। कुछ को तो विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्र जांच एजेंसियों तक ने गिरफ्तार किया है। इसके आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ भी संबंध है। यह संगठन देश में हवाला व चंदे के माध्यम से पैसा एकत्रित कर कट्टरपंथ को फैला रहा है, युवाओं को बरगला रहा है और उन्हें आतंकवाद में ढकेल रहा है। गजट नोटिफिकेशन में साफ तौर पर यह लिखा गया है। शुरुआत कैसे होती है पीएफआई की, यह भी मैं आपको बता देता हूं। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 3 मुस्लिम संगठनों ने नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी कि NDF, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी KFD और तमिलनाडु के मनीथा नीति पासारी के विलय के बाद 2006 के दौरान केरल में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई की शुरुआत होती है। देखो, पीएफआई यह कहता था, देखो हमने शुरुआत तो की है,
और वो दावा करता था कि हम देश के ना 22 राज्यों में उसके यूनिट्स हैं पीएफआई के। इस संगठन के हेडक्वार्टर पहले केरल में थे, लेकिन विस्तार हो जाने के बाद इसे दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। ये पीएफआई के बारे में बताया जाता है। पीएफआई ने खुद एक ऐसे संगठन के रूप में अपने आप को ऐसा पेश किया है दुनिया के सामने, लोगों के सामने। वो कहते हैं ना कि हम लोग ना अल्पसंख्यकों की, दलितों की और हाशिए के समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ता है, हम उनकी मदद करते हैं। अब इसने कर्नाटक में कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस की कथित जन विरोधी नीतियों का कई बार निशाने पर लिया है, जबकि इन पार्टियों ने एक दूसरे पर मुसलमानों का चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए पीएफआई के साथ मिली भगत का आरोप लगाया है। केरल में पीएफआई की सबसे अधिक मौजूदगी रही है और इस संगठन पर बार बार हत्या, दंगे, डराने, धमकाने और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध रखने के इस पे आरोप लगातार लगाए जाते रहे हैं। 2009 में अगर आप देखेंगे तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई नाम का एक राजनीतिक संगठन पीएफआई से निकलता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य सिर्फ मुसलमानों, दलितों और अन्य हाशिए पर खड़े समुदाय के राजनीतिक मुद्दों को उठाना था। यह तो मुझे दिख रहा है जो मैं रिसर्च कर पा रहा हूं। एसडीपीआई का कहना है कि उसका टारगेट मुसलमानों, दलितों, पिछड़े वर्गों, आदिवासियों सहित सभी नागरिकों का विकास है और सभी नागरिकों के बीच उचित रूप से सत्ता साझा करना है, ये वो कहता है। पीएफआई का असर मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्रों में है। एसडीपीआई ने तटीय जो दक्षिण के कन्नड़ वाला जो एरिया है और उडुपी में अपना प्रभाव काफ़ी ज़्यादा जमाया है, जहां वह गांव, कस्बे, नगर परिषदों के लिए स्थायी चुनाव जीतने में कामयाब भी रही है। 2013 तक एसडीपीआई ने केवल स्थानीय चुनाव लड़ा था और राज्य के आसपास तकरीबन 21 नागरिक जो उसके थे इलेक्ट होकर के निर्वाचन क्षेत्रों में उन्होंने सीटें जीती थी। अब देखो ये तो पूरा इनका हो गया हिस्ट्री, लेकिन ट्राइब्यूनल का फैसला क्या होगा ये वक्त बताएगा और क्या होना चाहिए ये भी वक्त बताएगा। लेकिन मेरा और आपका ना एक बॉन्ड होना चाहिए, सीसीबी, कॉमन कंसेंट बॉन्ड, उस पर बात करना चाहूंगा। ये हर वीडियो में इसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए, हिंसा और वैमनस्य फैलाने वाले लोग दरअसल किसी जाति, समाज या फिर संप्रदाय के होते ही नहीं हैं। वे तो निपट अराजक तत्व ही होते हैं। उन्हें हर हाल में कड़ा सबक, कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव कास्ट, क्रीड उनकी क्या है। हर हाल में कानून का राज चलना चाहिए, चाहे ऐसे लोग जो किसी समुदाय, जाति या धर्म के क्यों ना हो, चाहे उनका ठेकेदार क्यों ना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सोच अपने दिमाग पर रखनी पड़ेगी। बहुत बेसिक है लेकिन कॉमन सेंस वाली बात है। अभी आपने लालू यादव का बयान देखा होगा, वो कंट्रोवर्सी फैली हुई है। मैं तो बहुत सारे चैनल को देख रहा हूं जो कह रहे हैं कि आरएसएस को पीएफआई से क्यों किया जा रहा है। तो लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा वो बताता हूं मैं आपको। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि जो पीएफआई है ना, उस पर तो बैन लगा दिया, स्वागत किया उन्होंने, लेकिन साथ ही राष्ट्र स्वयं सेवक संघ भी बैन लगा दीजिए और उसकी मांग कर डाली है लालू यादव ने। इसको लेकर विरोध काफी ज्यादा हो रहा है, ट्वीट्स देख रहे होंगे आपने। तो लालू यादव ने कहा क्या? लालू यादव ने कहा कि आरएसएस को आपातकाल में बैन किया गया था। लालू यादव ने यह भी कहा कि ये लोग हनुमान जी की पाठ पूजा करते हैं मस्जिदों के सामने जाकर के। ये बताता है कि इनको बिल्कुल सांप्रदायिकता फैला करके देश में दंगे फसाद करा करके और शासन में बने रहना चाहते हैं। इनका आरएसएस का ये सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है और उसका ये सोच है। अब इनके दिन लद गए हैं। लालू आगे कहते हैं कि पीएफआई की जांच हो रही है और उसी तरह जितने भी संगठन हैं आरएसएस समेत उन सब पर प्रतिबंध लगाइए। एक रूपता लगे, ऐसा नहीं दिखे कि खासकर मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाया जा रहा है। लालू यादव लगातार इस बात को कहते रहे। आजकल एक ही बाजा बज रहा है रोज, पीएफआई का हुआ दिखा करके लोगों के ऊपर। सबसे पहले आरएसएस पर बैन करिए। यह उससे भी बदतर संगठन है जो हिंदुत्व का कट्टरपंथ आगे बढ़ाता है। तो ये तो लालू प्रसाद यादव जी का कहना था। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं जनता से, पीएफआई का आरएसएस से कंपैरिजन लालू यादव को करना आपको लॉजिकल लगा, सही लगा, गलत लगा, या फिर लालू यादव की राजनीति ने उनको विवश किया, उनके वोट बैंक को देखते हुए कि ये सब कह देना चाहिए? आपको आरएसएस और पीएफआई के बीच में क्या सिमिलैरिटीज दिखती हैं? क्योंकि अगर मैं इस पर अपना बयान दूंगा तो पूरा इतिहास लेके बैठूंगा तो मुमकिन नहीं है अभी इस वीडियो में। कम से कम आप जो कमेंट सेक्शन में बताइए आपका क्या सोचना है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना अगर किसी एक बात से सहमत है, नहीं तो सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।